जय हिंद आप सभी को। आज इंटीरियर पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है, स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपका सेट कोई भी मिस हो गया है तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा डाला हुआ है। तो जो भी सेट आपका छूटा है ज़रूर जाके देखिए, इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो चलिए सेट नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। इसका अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें क्लिक कीजिएगा, या तो हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा। आंसर जो भी आपको पता है आंसर कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर गुफाएं कौन सा एक नहीं है। बोल रहा है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है। तो ए का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुनी नहीं है लेकिन सुदामा गुफा है, कर्ण चौपर है, विश्व जोपरी है। तो याद रखिएगा कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है। तो नागार्जुनी नहीं है, सुदामा गुफा है, कर्ण चौपर है, विश्व जोपरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निर्गंध कहलाते थे। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निर्गंध कहलाते थे। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी झील कौन सी है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो चिल्का झील है। क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा था कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो चिल्का झील है। चिल्का झील याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध देशों की कुल संख्या कितनी है। भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध देशों की कुल संख्या कितनी है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 है, 5। भारतीय उपमहाद्वीप में समृद्ध देशों की कुल संख्या कितनी है। तो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधर एवं मंसूरी हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। धौलाधर एवं मंसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड द्वीप के नाम से जानते हैं। अभी पता है आज ही बिहार पुलिस का डेट आ गया, एग्जाम का अगस्त में एग्जाम होने वाला है। तो अच्छे से कमिट कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा अच्छा होगा। और अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा डाला हुआ है। तो अगर आप ये पूरे सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसका टेस्ट भी होता है, शाम में 6:30 बजे टेस्ट होता है। इस ग्रुप में एक नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज है। तो हम तीनों का, एक करेंट अफेयर्स ग्रुप और एक टेस्ट ग्रुप और PDF ग्रुप, तीनों का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। टेस्ट देने से रिवीजन ज़्यादा होगा। आपको पता है इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद सारा एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए अच्छे से रिवीजन कीजिएगा तो और ज़्यादा ही फायदा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसका होगा आइसलैंड द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुंबई हाई में ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। मुंबई हाई में ONG के द्वारा वाइल्ड नेचुरल गैस, मुंबई हाई में ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कैपिलरी क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलुई मिट्टी में क्या होती है, कैपिलरी की क्रिया ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द हिंदू है, द हिंदू। नेक्स्ट है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, KM मुंशी ने किया था वन महोत्सव की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइकॉर्निया है, आइकॉर्निया। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा है। तो आइकॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा जो है निवेश बाजार से संबंधित नहीं है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी देनदारी प्रबंधन नहीं है लेकिन कैरी फॉरवर्ड है, बाय बैक है, डिपॉजिटरी है।
नेक्स्ट है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद के उपाध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, लेकिन सभी अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन निगम कर प्रत्यक्ष कर है। उपहार कर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? वही इसका आंसर क्या होगा? निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल ने कहा था। क्या कहा था? कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या होती है? नियुक्ति होती है। क्षेत्र में पता है कि महान्यायवादी का वर्णन है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का वर्णन है। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्रशासित प्रदेश को दर्जा दिया गया? तो 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, लेकिन संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बोलेगा तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो याद रखिएगा कि वित्त एवं कर्मचारी समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों में शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में किया गया था। याद रखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायत का चुनाव कराया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 243 का के अनुसार जो है क्या होता है? राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है, अनुच्छेद 243 से के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? इसका आंसर क्या होगा? भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय ने रखा था। नेक्स्ट है अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा इनमें से किसमें मिलती है? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस में मिलती है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा इनमें से किसमें मिलती है? मुद्रा राक्षस में पुस्तक में मिलती है। इसके लेखक बोलेगा कौन था? विशाख दत्त है, याद रखिएगा, विशाख दत्त। इसका लेखक कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। नेक्स्ट है हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से? 27 का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, हिंदू धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है। खजुराहो मंदिर का संबंध हिंदू धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से नहीं है। तो बी और सी याद रखिएगा। नेक्स्ट है द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कपाटपुरम में किया गया था। नेक्स्ट है गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं। गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? निम्न में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन घोषित किया था, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर है 31, बोल रहा है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का निम्न विषय क्या था? व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय क्या था? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार मार्का था, औद्योगिक परिरूप था और भौगोलिक संकेत था। तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब एक क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। इसमें आंदोलन का विद्रोह दिया, प्रभावित क्षेत्र कौन सा आंदोलन विद्रोह था, तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो फकीर विद्रोह किस समय था? फकीर विद्रोह था बंगाल से, याद रखिए फकीर विद्रोह बंगाल से। और कूका आंदोलन किस समय था? कूका आंदोलन था पंजाब से, कूका आंदोलन पंजाब से। और मोपला विद्रोह कहाँ से? मोपला विद्रोह था केरल से। और खासी विद्रोह कहाँ से था? असम से प्रभावित क्षेत्र था। तो फकीर विद्रोह का बंगाल, कूका आंदोलन का पंजाब, मोपला विद्रोह का केरल, खासी विद्रोह का असम। 1, 3, 2, 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 33, बताइए इसका आंसर क्या होगा? विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेडी सदाशिव अय्यर थे, लेडी सदाशिव अय्यर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का एस्क है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 34 का? निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का एस्क है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरंडम है। एल्यूमिनियम का एस्क कौन है? तो कोरंडम है, लेकिन नाइटर नहीं है, सिलेस्टाइन नहीं है, किसी राइट नहीं है। नेक्स्ट है पुरानी तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अवर सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? अवर सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एफ ब्लॉक में। क्या है? तो एफ ब्लॉक में। एक सेकेंड, इसका आंसर अवर सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? इसका एफ ब्लॉक है, इसका आंसर है। इसमें एफ ब्लॉक भी होता है, एस ब्लॉक भी होता है। इसका आंसर ना ए और डी दोनों होगा, याद रखिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। या इसका ए और डी ना एफ एस ब्लॉक में भी होता है, एफ ब्लॉक में भी होता है। इसका आंसर ना ए होगा, एस और एफ दोनों होगा, एस और एफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आइए 37 पे, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में सबसे अधिक उड़नशील कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। इसमें है अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में सबसे अधिक उड़नशील कहा जाता है? तो अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 से बोल रहा है एक लेंस में प्लस 2.0 OD 2.0 डी की शक्ति है। एक लेंस में प्लस 2.0 डी की शक्ति है। लेंस की किस्म, प्रकृति और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? जिसका राइट 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल में 0.5 मीटर होगा, उत्तल में 0.5 मीटर। नेक्स्ट है ताप बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ताप बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्या होता है? तो घटता है। नेक्स्ट है पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? 40 का आंसर बताइए क्या होगा? पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तापमान के मापन में किया जाता है पायरोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट है उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है किसको? उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है किसको? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो 120 दिन का होता है। लाल रक्त कितना होता है? 120 दिन। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्केरिस है, एस्केरिस। नेक्स्ट है इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, सूची 1 सूची 2, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो लाइपेज क्या होगा? लाइपेज हो जाएगा बसा विघटन एंजाइम। लाइपेज क्या है? बसा विघटन एंजाइम है। और एमाइलेज क्या है? तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। एमाइलेज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन है। इरेप्सिन क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में चेंज करता है। रेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन है। तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज, वसा का विघटन एंजाइम तो लाइपेज, और पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल बोलेगा तो क्या होगा? तो इरेप्सिन होगा। 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट है गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो यह 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है विशुद्धि मग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धि ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीनयान से संबंधित है, हीनयान से। नेक्स्ट है जैन संहिता के नाम से विख्यात हुआ, जैन संहिता के नाम से विख्यात हुआ कौन हुआ था? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत को जो है ना, महाभारत ही जैन संहिता के नाम से क्या था? विख्यात था। अब आइए स्मरणीय तत्व पे। सेट के लास्ट में दिया रहता है स्मरणीय तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया रहता है लास्ट में, हर सेट के पीछे दिया रहता है VVI पॉइंट। इसको देखते हैं। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खां था। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था? मुर्शिद कुली खां। और किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से फिर क्या ले गया? मुंगेर स्थानांतरित किया, ये किया था मीर कासिम। अगर पूछा मुर्शिदाबाद से ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया तो मुर्शिद कुली खां, अगर मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया तो मीर कासिम ले गया था। नेक्स्ट है किसने बंगाल में इज़्ज़तदारी प्रथा की शुरुआत की थी? मुर्शिद कुली खां ने किया था। किसने बंगाल में इज़्ज़तदारी प्रथा की शुरुआत की थी? मुर्शिद कुली खां ने किया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? अलीवर्दी खां के शासनकाल को ना बंगाल का स्वर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ था? प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 में प्रथम गिरिया का युद्ध हुआ था। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजेडी की घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 को हुआ था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेजों व मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। तो बक्सर का याद रखिएगा कि अंग्रेजों व मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट है सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? गुरु नानक को। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं के थे। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत किया था? कौन किया था? गुरु नानक ने किया था। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत किया था? गुरु नानक ने किया था। नेक्स्ट है किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था? तो ये किया था गुरु अंगद। अगर बात करें सिख संप्रदाय की स्थापना से गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं। किसने निःशुल्क भोजनालय की लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया था? गुरु नानक। और किसने गुरुमुखी लिपि के शुभारंभ किया था? एक किया था गुरु अंगद। नेक्स्ट है अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिया था? गुरु अमरदास ने दिया था। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिया था? तो गुरु अमरदास ने दिया था। नेक्स्ट है किसने अमृतसर की स्थापना एवं वहां के जलाशय का निर्माण करवाया था? गुरु रामदास। किसने अमृतसर शहर की स्थापना एवं वहाँ जलाशय का निर्माण करवाया था? गुरु रामदास ने करवाया था। नेक्स्ट है किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया था? गुरु हरगोविंद ने करवाया था, याद रखिएगा।
जिसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया था? गुरु हरगोविंद ने करवाया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कब, कहाँ? तो ये हुआ था पटना में, हुआ था 1666 में हुआ था। तो याद रखिए, सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह के थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666 में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ने को सच्चा पातशाह कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह को क्या कहा जाता है? सच्चा पातशाह। और गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। क्या कहा था? सिंह जोड़ने को। गुरु गोविंद सिंह ने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। और गुरु गोविंद सिंह ने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी थी। कौन दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। और गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। तो जफरनामा फारसी में किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। कब होती है? तो 25 अप्रैल 1809 को। लाहौर की संधि कब होता है? तो 9 मार्च 1846 को होता है। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। भैरावल की संधि कब होता है? तो 22 दिसंबर 1846 को भैरावल की संधि होता है। तो याद रखिएगा, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 और भैरावल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। नेक्स्ट है, युद्ध दिया हुआ, वर्ष दिया हुआ, गवर्नर जनरल। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच हुआ था। इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था, उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था, उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में था लॉर्ड डलहौजी था। तो सेट नंबर 27 कंप्लीट हो गया है। और इसके पहले का जो भी सेट आपका छूट गया जाके जरूर देखिए, और स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके जरूर देखिए। जो भी सेट छूट गया उसको फिनिश कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका हम पीडीएफ का लिंक और टेस्ट ग्रुप का लिंक और एक करेंट अफेयर्स ग्रुप का लिंक, तीनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए तीनों ग्रुप और टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि अभी पता है अभी इलेक्शन हो रहा है, सब एग्ज़ाम होगा बिहार में और सेंट्रल में भी होगा। तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी को रेगुलर रखिए। जय हिंद आप सभी को। आज यूटेरिया बाजार का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है, तो अगर आप नहीं देखें, कोई भी सेट आपका छूट गया है तो जाके ज़रूर देखिए। इस चैनल पे सारा सेट अपलोड है 1 से लेकर 27 तक। आपको पता है कि डेली एक सेट हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसका डेली टेस्ट भी होता है शाम में 6:30 बजे। अगर आप चाहते हैं कि इसका यहाँ से पढ़ करके टेस्ट लगाएं तो इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, टेस्ट ग्रुप का, और जहाँ पे पीडीएफ डालते हैं उस ग्रुप का, एक करेंट अफेयर्स ग्रुप है। तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज सेट नंबर 28 देखते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर आपको पता है तो बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा डाला गया है। तो आप अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, अच्छे से बातों पे ध्यान दीजिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो देखना है। लास्ट में जो है वीडियो के बाद वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे आपको हमेशा लाभ ही मिलेगा। हमेशा 3-4 सुबह में भी वीडियो आता है ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का, और साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है, और ये तो डेली हो ही रहा है। तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इस चैनल से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या है? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक का विस्तार है, बताइए कहाँ तक विस्तार है शिवालिक का विस्तार? शिवालिक का विस्तार है तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पोतावर बेसिन और तीस्ता के मध्य है। शिवालिक का जो विस्तार है पोतावर बेसिन तथा तीस्ता के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से। तो कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है तो खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। नेक्स्ट है, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बताइए? हिंद महासागर को लाल सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाल अल मंदेव संधि जो है क्या करता है? तो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है। कौन सा जल संधि? बाल अल मंदेव संधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भुगतान संतुलन से रंगराजन समिति का संबंध है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति
किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किसी व्यक्ति की वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पे निर्भर करता है? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल बचत पे करता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो कुल बचत पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि भारतीय स्टॉक बाजार विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। अगर हम सेबी का बात करें तो सेबी का फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। और सेबी का स्थापना का बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुआ था सेबी का। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, नो का आंसर है, बोल रहा है कि भारत में पहली बार मूल्यवर्धित कर कब लागू हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत में पहली बार मूल्यवर्धित कर कब लागू हुआ था? तो नो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में लागू हुआ था। भारत में पहली बार मूल्यवर्धित कर कब लागू किया गया था? तो 2005 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ये है ध्वनि प्रदूषण से। मफलर मैन किनको बोलते हैं? अरविंद केजरीवाल को। प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। ध्वनि प्रदूषण याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या होगा? 12 का। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुजरात में स्थित है। आपको पता राजा जी कहाँ उद्यान है? तो उत्तराखंड में राजा जी है। पेच कहाँ है? तो पेच है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? भारत में नई वन नीति कब लागू किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो भारत में नई वन नीति जो है 1988 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1988 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन नहीं है? निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट बैरियर नहीं है, लेकिन मिशिगन झील सम्मिलित है। ग्रेट लेक्स में सुपीरियर झील शामिल है और इरी झील भी शामिल है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत के द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 का बात करिए। बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। इसमें क्या बोल रहा है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। और दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय की प्रमुख न्यायाधीश थे, एक गलत है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, एक गलत है। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश का बात करें तो सर एलिजा इम्पे थे, याद रखिए, सर एलिजा इम्पे याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था, सही है। और लेमेस्टर नहीं, सर एलिजा एलिजा इम्पे है। इम्पे जो है ना, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है, इसमें 2 गलत था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया?
तो क्या होगा, 41वां संविधान संशोधन। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कब हुआ था, याद रखिए 1976 में ही हुआ था, 41वां 1976 में ही किया गया था। तो क्वेश्चन बोल रहा था किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। तो 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आइए 18 पे, बोल रहा है कि संसदीय प्रक्रिया शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य है। तो संसदीय शासन प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में बोल रहा है कि यह भारत की देन है, बिल्कुल सही है। यह 1962 में जारी किया गया था, शून्यकाल बिल्कुल सही है। और यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले में उठा सकते हैं। तो ये तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर आइए 19 पे। क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि प्रोटेम स्पीकर, क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। द इसका आंसर क्या होगा, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए इसमें कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है। इसमें सही क्या है, तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये होता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, आयकर से मुक्त है, सही। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 नहीं, यहाँ पे अनुच्छेद 76 नहीं, अनुच्छेद 72 होगा। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, क्षमादान जो है दोषी ठहराया गया किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, क्षमादान कर सकते हैं, क्षमा करते हैं। और आर्टिकल 76 में क्या है, तो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा। महान्यायवादी का वर्णन है आर्टिकल 76 में। इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है, यहाँ पे 76 नहीं होगा, यहाँ पे 72 होगा। और 61 में क्या है, तो महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 21, भारत के संविधान में बोल रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। इसका आंसर क्या होगा, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है, किस अधिनियम के द्वारा। 21 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था। इसका आंसर क्या होगा, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनमत संग्रह के द्वारा क्या किया गया था, तो जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया था। जज से जूनागढ़, जज से जनमत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, बोल रहा है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, कौन करता था। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उग्र करता था, उग्र। नेक्स्ट है द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजितनाथ थे। कौन थे, अजितनाथ। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद में मिलता है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, तो उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठा में दिया गया है। नेक्स्ट है मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वनारोपण है। क्या है, तो वनारोपण। नेक्स्ट है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रजाक किस देश का निवासी था। राइस का आंसर क्या होगा, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रजाक किस देश का निवासी था। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फारस का था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ का था, तो फारस का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि अकबर ने हरम दल से अपने पूर्णता मुक्त कब कर लिया था। अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णता मुक्त कब कर लिया था। तो याद रखिए 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1562 में कर लिया था। तो अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णता मुक्त कब कर लिया था। तो 1562 ईस्वी में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर आइए 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। याद रखिए 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ला सापला की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ए, ला सापला की संधि। और याद रखिएगा कि प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था
1746 से 48 के बीच हुआ था, याद रखिए 1746 से 48 के बीच हुआ था प्रथम कर्नाटक, अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का बात करें तो 1749 से 54 के बीच हुआ था, 1749 से 54 के बीच हुआ था, याद रखिएगा दूसरा कर्नाटक युद्ध। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से 63 के बीच हुआ था, 1756 से 63 के बीच हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, इस समय कौन संधि हुआ था? तो ए ला सापला की संधि, जो एक क्वेश्चन का आंसर था। अगर दूसरा कर्नाटक युद्ध का बात करें 1749 से 54 के बीच हुआ था, इस समय पांडिचेरी की संधि हुई थी। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1756 से 63 के बीच हुआ था, इसमें पेरिस की संधि हुई थी। ध्यान रखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध ए ला सापला की संधि, दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 के बीच हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 49 से 54 के बीच हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अच्छे से 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल ना बहुत अच्छा डाला हुआ है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और एक बार याद नहीं हो दोबारा वीडियो देखिए, जरूर याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय लड़ा गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय लड़ा गया था? तो इसका 32 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता का सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टी.आर. होम्स ने कहा था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन इसमें क्या है? तो सत्य, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग आया था, बिल्कुल सही है। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग। और दूसरा है कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु आया था, कैबिनेट आयोग आया था। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग। और शिक्षा के विकास हेतु कौन सा आयोग आया था? सार्जेंट आयोग आया था। तो भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग, और शिक्षा के विकास हेतु तो सार्जेंट आयोग आया था। इसमें है मिलान कीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पराली पादपों का अध्ययन तो एग्रोनॉमी, और पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो पैलियोबॉटनी कहलाएगा। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन तो फाइकोलॉजी। पता ही होगा शैवालों का अध्ययन तो फाइकोलॉजी याद रखिएगा। तो याद रखिए, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन तो फाइकोलॉजी होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, R.H. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? R.H. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्गों में किया गया है। नेक्स्ट है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। नेक्स्ट है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानता निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानता निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जिमोन बीज का प्रयोग लाया जाता है। किसका? तो अर्जिमोन के बीज का। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से किलोसिस रोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी से किलोसिस रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि सिनकोना पादप किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छाल से होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो पहले इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और मेलेटिनिन में होता है। तो बोल रहा है निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो कोलिसिस्टोकाइनिन, काइटिन, सिक्रेटिन और मेलाटिनिन के सभी में होता है। नेक्स्ट है, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? 43 का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी क्यूप्रस लवण के कारण। तो याद रखिएगा कांच का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो क्यूप्रस लवण के कारण कांच का जो रंग होता है वो लाल होता है। अगला है इसमें मिलान कीजिए। सूची 1 में तत्व दिया हुआ है, सूची 2 में अनुप्रयोग दिया हुआ है। तो किस तत्व का अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यार यूरेनियम का समस्थानिक क्या होता है, नाभ के ईंधन होता है। यूरेनियम का समस्थानिक नाभ के ईंधन। कोबाल्ट का क्या होगा, कोबाल्ट का आ जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। आयोडीन का बोलेगा तो आयोडीन का तो गलकंड है। और रेडियम का द्वितीय कैंसर। तो याद रखिए यूरेनियम का समस्थानिक हो जाएगा नाभ के ईंधन, कोबाल्ट का कैंसर का उपचार, आयोडीन का गलकंड और रेडियम का बोलेगा द्वितीय कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं। आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं, तो 45 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी समूह 18 को कहते हैं। नेक्स्ट है सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो 46 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए गोल्ड का है। नेक्स्ट है जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक में के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह एक जी गुरुत्वाकर्षण ये क्या एक सदिश राशि है, नहीं यह एक अदिश राशि, याद रखिएगा सदिश नहीं अदिश राशि है, अदिश होगा। और जी का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। और जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, सही है। ये दोनों सही है लेकिन ये सदिश नहीं अदिश होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है, निम्न में से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो 48 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए भूकंपीय तरंगों का एस तरंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गुरुत्वीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परावैगनिक किरण में। तो निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, तो परावैगनिक किरण नहीं सॉरी इसका राइट आंसर है ना, क्वेश्चन फिर से पढ़ देखिए। पूरा क्वेश्चन नंबर 49 है ना कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गामा किरण होगा। आंसर गलती से ठीक कर दिए थे। निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी गामा किरण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे क्वेश्चन 50 तो कटा हुआ देखिए सुन लीजिए बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है ना, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा। याद रखिएगा क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा, ये ऑप्शन नंबर सी बैगनी का होगा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यही बोल रहा था कि प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा, तो बैगनी का होगा, याद रखिएगा। अब अविस्मरणीय तत्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। बोल रहा है इसमें है ना गवर्नर जनरल वायसराय प्रथम है अंतिम है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स था। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेगा प्रथम में कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, और अंतिम में बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेगा तो प्रथम में वारेन हेस्टिंग्स, अंतिम में तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब भारत का गवर्नर जनरल बोलेगा तो प्रथम में लॉर्ड विलियम बेंटिंग और अंतिम बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का गवर्नर जनरल बोलेगा तो प्रथम में कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अंतिम में कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अब भारत का वायसराय बोलेगा तो प्रथम में कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग और अंतिम में कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। तो भारत का वायसराय प्रथम में लॉर्ड कैनिंग और अंतिम में लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारत का भारतीय वायसराय बोलेगा तो प्रथम में श्री राजगोपालाचारी और अंतिम में भी कौन थे, श्री राजगोपालाचारी ही थे। नेक्स्ट है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी कब, तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था, याद रखिएगा। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किया था मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय के लिए। तो बोल रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किया था, तो मोहम्मद रजा और राजा सिताब राय को। नेक्स्ट है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था, कौन किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और वारेन हेस्टिंग्स ने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का प्रतिपादन किया था। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का प्रतिपादन किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। और वारेन हेस्टिंग्स जो था मुगल सम्राट में मिलने वाले वार्षिक वेतन को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। आगे बोल रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 क्या हुआ था, पारित हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ और वारेन हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी।
द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब हुआ था, किसके समय हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और वारेन हेस्टिंग्स के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। और वारेन हेस्टिंग्स के समय कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में क्या किया गया, स्थापना किया गया। तो याद रखिए, पूछेगा क्वेश्चन कि कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुआ था, तो 1781 में हुआ था। किसके समय हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। आगे बोल रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 में स्थापना किया था। याद रखिएगा कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जो है कब हुआ था, 1782 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, बनारस में। और किसने किया था, जोनाथन डंकन ने किया था। और उसमें कौन था शासक, तो ये था वारेन हेस्टिंग्स था। आगे बोल रहा है कि भारत में नारी सेवा का जनक बोलेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में नारी सेवा का जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। भूरास्व वसूलने के हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था कौन, कर्नल रीड। भूरास्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, कर्नल रीड ने किया था। नेक्स्ट है, भूरास्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, तो हॉल मैकेंजी। अगर यहाँ बात करें कि भूरास्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था तो कर्नल रीड। अब भूरास्व वसूलने हेतु महलवाड़ी का जब बात करेगा लागू किया था तो हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर ए सेट नंबर 28 कंप्लीट हो गया है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। तीनों का लिंक, पीडीएफ ग्रुप और टेस्ट ग्रुप और करेंट अफेयर्स ग्रुप, जो गौरव सर डेली करंट पढ़ाते हैं उसमें डेली करंट अफेयर 10 क्वेश्चन जो होता है डेली वहाँ पे डाला जाता है। और आज से नहीं, 2023 से ही सारा क्वेश्चन उस पर डाला हुआ था। आप जाके उस पर रिविजन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रुप है। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सेट नंबर 29 जो है कल कंप्लीट करेंगे, इसका टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट कल देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।